चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। पहला पार्ट था वो हमने खत्म किया पेंशन सेक्टर का, जिसमें हमने बात की स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड देयर फीचर्स। क्या क्या हमारे रिटायरमेंट स्कीम्स हैं जो कि इंडिया में माने जाते हैं, इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स है, क्या उनकी बेसिक्स बातें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ही छोटा एरिया है। आने वाले एक दो या हार्डली 3 वीडियोस के अंदर इसको कवर कर लिया जाएगा। 3 टाइप्स के आपके, अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 3 टाइप के आपके रिटायरमेंट स्कीम होते हैं, उसकी बात अपन इसमें करेंगे। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये जितने भी बाकी बचे हुए टॉपिक हैं ये कहीं ना कहीं रिलेट करेगा इसी से। मतलब कि ये वाला पार्ट जो हमने कंप्लीट किया, इसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल्ड में बातें कर ली हैं। अब इसी के अंश और किसी एक टॉपिक के ऊपर हाईलाइट करते हुए इसमें बात की जाएगी। फॉर एग्जांपल एनपीएस की बात हम इसमें कर चुके हैं, एनपीएस की बात हम इसके अंदर भी करेंगे, और थर्ड नंबर पर जब एनपीएस आएगा तो भी इसकी बात होगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी गहराई को बढ़ाते हुए चलेंगे हम। ठीक है, सेम इसकी बात हो गई, सेम एन्युटी प्लान है उसकी बात हम यहाँ पे भी करेंगे रिटायरमेंट स्कीम्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स है, ये थोड़ा सा सेपरेट है बट बहुत ही ईजी एरिया है, इसको भी फटाफट से हम कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रिटायरमेंट स्कीम की। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 टाइप के आपके रिटायरमेंट स्कीम है। पहला रिटायरमेंट स्कीम है जिसके अंदर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड की, मतलब कि वो रिटायरमेंट स्कीम, वो पेंशन प्लान जो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, सेकंड आएगा आपका गवर्नमेंट के, और थर्ड आएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है। पहला एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, इसकी बात हमने ऑल दो पीछे वीडियोस के अंदर की हुई है, लेकिन हमने इसको एक जनरल समझा था। अब उसको हम समझेंगे इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग कि अगर रिटायरमेंट स्कीम्स की बात करें, मोटा मोटा पेंशन प्लान्स की बात करें, तो कितने टाइप के होते हैं जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से पहला आता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पेंशन प्लान्स। वो कौन से प्लान्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हैं? अगर आपको ध्यान दें आप इसको, तो ये एनपीएस को छोड़ के बात कर रहा है। एनपीएस को अगर हम छोड़ के बात करें तो ऐसा कहाँ है जहाँ पे आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है। एनपीएस को क्यों इससे बाहर किया गया सर? एनपीएस को इसके बाहर करने का रीजन ये है कि एनपीएस जो है वो सबको कवर करता है। एनपीएस जो है वो सबको कवर करता है, एम्प्लॉयमेंट वाले को भी कवर करता है, और अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं एनपीएस जो है वो कवर कर लेता है। लेकिन अगर हम वेरी स्पेसिफिकली बात करें कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कौन से पेंशन प्लान्स हैं, तो उसकी हम बात करेंगे, तो उसमें आप देखोगे क्या कि आपका जो ईपीएफ है, उसमें हमने बात की थी कि ईपीएफ के अंदर कुछ कंपोनेंट होता है। ईपीएफ जो है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होता है जो कि ईपीएस में जमा कराया जाता है, और बाकी पार्ट जो है वो आपका ईपीएफ में जमा कराया जाता है। ऐसा सर कहीं सुना तो था, क्या था वो, जरा फिर से बात करें उसकी। तो आपको बताया गया था ऐसा कि वो सारे एम्प्लॉयज जिनकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपीज़ से कम होती है, तो इनके लिए क्या किया जाता है, और वो सारे लोग जिनकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा होती है, उनके लिए क्या किया जाता है। तो आपको इसके लिए बताया गया था कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा होती है, उनका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ईपीएफ जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% काट लिया जाता है। किससे काटा जा रहा है? ये एम्प्लॉय से। और सेम 12% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कौन? एम्प्लॉयर। और ये टोटल 24% जो है वो आपका जमा कर दिया जाता है ईपीएफओ के पास। ईपीएफओ के पास, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद वो पैसा मिलता है, ड्यूरिंग दी सर्विस भी मिलता है। अलग अलग उसके क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट विड्रॉल जो है वो आपका रिटायरमेंट के बाद ही होता है। ठीक है सर, इसके अंदर क्या अलग है? इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर ईपीएफ के अंदर जमा किया जाता है 12%, जो कि किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का। और जो एम्प्लॉयर है उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ दिया जाता है, मतलब कि 3.67% जो है वो तो डाल दिया जाता है ईपीएफ के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर वाले पैसे की बात कर रहे हैं। और बाकी जो बच गया आपका 8.33% किसका? एम्प्लॉयर का। उस पैसे को डाल दिया जाता है ईपीएस के अंदर। ठीक है जी, तो इसी ईपीएस की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये ईपीएफओ ने ही इंट्रोड्यूस किया था उन लोगों के लिए जिन लोगों की सैलरी होती है कम। उनके लिए कहा गया कि भैया ये अपने पेंशन के बारे में नहीं सोच पाएंगे या नहीं सोच सकते, तो ऐसा करते हैं कि जो ईपीएफ का चल रहा है ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन, इसको ही ब्रेक कर देते हैं। कुछ पैसा हम इनके लिए सेव करते हैं, जिसको कि पेंशन प्लान के रूप में इनको दिया जाएगा जब इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, और बाकी पैसा ईपीएफ के अंदर डाल देते हैं, जो कि उनको एक साथ लमसम में मिल जाएगा। उसका फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दिस इज योर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पेंशन प्लान्स। ठीक है, चलिए जी, तो आज आइए देखते हैं इसके अंदर क्या बातें लिखी हैं। व्हेन यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, जब आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो क्या हो रहा है सर? तो हो रहा है क्या
कि द पार्ट ऑफ योर सैलरी इज डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट स्कीम कॉल्ड ईपीएस। हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काटा जाता है और कुछ पैसा जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उसको जमा कर दिया जाता है ईपीएस के अंदर। ठीक है सर। द एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉयज ईपीएस अकाउंट एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि मैंने आपको पीछे अभी बताया। ओवर द ईयर्स द कॉर्पस जो है वो हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ पैसा ईपीएफ में जा रहा है। ईपीएफ में कौन सा जा रहा है? एम्प्लॉय का 12% जा रहा है और एम्प्लॉयर का 3.67% जा रहा है। ये पैसा जो है वो ईपीएफ में जमा हो जाएगा और 8.33% जो है वो पैसा कहाँ जमा हो जाएगा? जब हर महीने कटेगा, हर महीने जमा होगा, तो ये पैसा भी आपका रिटायरमेंट तक एक अच्छा खासा कॉर्पस जो है वो बना के आपको देगा। और जो भी पैसा यहाँ इकट्ठा होगा उसी को ब्रेक करते हुए जितनी भी आपकी लाइफ है उसके अंदर उसको पेंशन के रूप में आपको दे दिया जाता है और ये वाला पैसा जो है वो आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, ये तो कहानी है इसकी। नाउ अब ये आप देखेंगे कि ये जो ईपीएस है वो क्या सबको कवर कर पा रहा है? नहीं जी, उनको कवर कर पा रहा है जिनकी की जो सैलरी है वो काफ़ी कम है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये अच्छे से कवर कर पा रहा है? जिसकी ऑलरेडी 15,000 से कम की सैलरी होगी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड 1250 रुपये आता है 15,000 पे। इससे कम होगी तो इससे कम कंट्रीब्यूशन आएगा, तो बहुत ही नॉमिनल कंट्रीब्यूशन है आपका। तो ये कितना ही बड़ा एक्यूमुलेट कर जो आपका कॉर्पस होगा वो डेवलप कर पाएगा और उससे कितना ही बड़ा आपका पेंशन आ पाएगा। तो इसलिए मोटा मोटा कहा गया कि भैया ये जो है एक स्कीम बनाया तो क्या है जो गरीब लोगों के लिए ना से कुछ भला का काम करेगा, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। इसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये हमने कर दिया तो हमने सब कुछ कर लिया, अब इंडिया में किसी और पेंशन प्लान की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये एक रखा गया एक एरिया, एक ग्रे एरिया को कवर करने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और पेंशन प्लान की आवश्यकता है जो कि हम अलग और टाइप्स के अंदर देखेंगे, जो कि आपके रिटायरमेंट स्कीम का पार्ट बनता है। दिस इज वन ऑफ दैट स्कीम जिसकी हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पेंशन प्लान्स। नाउ अब कुछ बातें यहाँ नहीं लिखी है, उसकी इनसाइट्स आपको मैं शेयर कर दूं कि सर इसमें टैक्सेबिलिटी के बारे में बताओ। टैक्सेबिलिटी का क्या होगा, कितना कटेगा ये पता लग गया आपको, कितना कटेगा जी। अब इसी के ऊपर जो सवाल आपके निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे उसकी बात कर रहे हैं, जो एग्जाम में निकल के आएगा कि कितना परसेंट जो ईपीएस है वो डिडक्ट होता है। आपको पता लग गया 8.33%। मैक्सिमम ईपीएस कितना डिडक्ट किया जा सकता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम ईपीएस डिडक्ट किया जा सकता है 1250 रुपये। सर ये कैसे आ रहा है? ऑब्वियस ही बात है, जो 15,000 से ऊपर वाले होंगे उनका ईपीएस कटेगा ही नहीं, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई? 15,000 रुपये। और इसके ऊपर जब आप 8.33% निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 1250। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अगर किसी का मैक्सिमम ईपीएस जमा किया जाएगा पर मंथ तो वो कितना किया जाएगा? वो किया जाएगा 1250। ठीक है सर। क्या ये ईपीएस के पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है? हाँ जी, विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर उसकी कंडीशन ये है कि जो आपका ईपीएस में पैसा है वो आपका जो जमा है वो आप तब निकाल सकते हो जब आपने कम से कम 10 साल की सर्विस दे दी हो, प्लस जो आपकी एज है वो 50 साल क्रॉस कर गई हो, मतलब जो आपकी एज है वो 50 प्लस हो चुकी हो। ये जब दोनों कंडीशन मेट करेगी तब आप जाके ईपीएस का पैसा निकाल पाओगे। इसको हम कहते हैं अर्ली पेंशन, मतलब कि अभी आप रिटायर नहीं हुए लेकिन आपको अर्ली पेंशन की जरूरत पड़ रही है, तो वो पॉसिबल है। आपकी 10 साल पूरे हो गए और आपका जो एज है वो 50 प्लस हो गया है, तो उस केस में आप अपने पैसों को अर्ली पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा जी, इस अर्ली को छोड़ दे तो नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है? नॉर्मल प्रोविजन कहता है कि जैसी आपकी जो उम्र है वो 58 क्रॉस कर जाएगी, 58 ईयर्स के आप हो जाएंगे, उसके बाद आपको एज अ रेगुलर पेंशन के रूप में पैसा हर महीने मिलने लग जाएगा। जो भी कॉर्पस आपका इकट्ठा हुआ होगा उसको जिस तरीके से ब्रेक किया जाएगा। बट जो एज लिमिट है वो कितनी है नॉर्मल के अंदर? 58 ईयर्स की, और ये आपको ध्यान रखना है अर्ली पेंशन के केस में। ठीक है सर। उसके बाद अगर बात करें कि जो आपका ईपीएफ है उस केस में क्या होता है सर? तो ईपीएफ के अंदर आपको क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। आपको पता होगा ईपीएफ के अंदर जनरली अप्रॉक्स 8% का इंटरेस्ट रेट रहता है, जो कि धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट इन जनरल ईपीएफ आपको जो पैसा एक्यूमुलेट होता है उस पर 8% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। क्या ईपीएस के अंदर ऐसा कुछ है? ईपीएफ में तो है। क्या ईपीएस के अंदर कुछ इंटरेस्ट की बात होगी? बिल्कुल भी नहीं। ईपीएस इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं करता। वो कहता है जी आपका कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा करते रहो, जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो एक कॉर्पस क्रिएट होगा, एक बहुत बड़ा पैसा क्रिएट होगा, उससे हम आपको पेंशन प्लान उनके दे देंगे। अब बीच में क्या इंटरेस्ट आ रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है, उसके बारे में आपको ना सोचने की जरूरत है, ना कुछ ऐसी बात इसके अंदर आपको बताई जाती है। तो दिस इज द होल सिनेरियो इन रिस्पेक्ट टू ईपीएस। आपको बातें काफी हद तक समझ में आ गई होंगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के रिटायरमेंट प्लान्स के, और लास्ट वाले पार्ट में हम बात करेंगे इंश्योरेंस बेस्ड रिटायरमेंट प्लान्स के ऊपर। जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके अंदर से काफ़ी कुछ आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, फॉर एग्जांपल एनपीएस, पीपीएफ। लेकिन उसके अलावा भी 2 और स्कीम्स हैं जो कि आपके लिए नई होंगी, जिसकी बात हम करेंगे। और इंश्योरेंस के अंदर तो आपके लिए काफ़ी कुछ नया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके एन्युटी वाले पार्ट को भी कवर करेगा, जिसकी की चर्चा आपको आगे के पॉइंट्स में भी करनी है। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द बेस्ट।